हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इसमें दोस्तों हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की जो ग्रेड ऑफ स्टील है उसके जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनते हैं दोस्तों, आज उनका डिस्कशन होगा। हमने आमतौर पे अब तक जितनी भी वीडियोस आई हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के चैप्टर के अंडर में, कई बार हमने माइल्ड स्टील का जिक्र किया है और माइल्ड स्टील को काफी अच्छे से समझा अब तक में। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों हमको माइल्ड स्टील के अलावा हाई टेंशन स्टील और इसके अलावा HYSD जो टोर स्टील होती है, ठीक है, उनके बारे में भी पता चलेगा। और इन स्टील्स के बीच में जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और हम इसको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बना करके देखेंगे और कुछ नोट पॉइंट्स है जिनको नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। रीजन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों, वो आपके सीधे सीधे जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, SSC JEE एग्जाम में, स्टेट JEE एग्जाम्स में, गेट एग्जाम में काफी आते हैं। ठीक है, बीटेक स्टूडेंट के तो कम ही काम आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए उनको। ये जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों, मैंने कई बार एग्जाम्स में देखा है, जो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में सीधे उठ के आ जाते हैं क्वेश्चन। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं दोस्तों गुप्ता एंड गुप्ता में भी इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस हैं। और गुप्ता एंड गुप्ता बुक वैसे भी अगर बात करें अपन, तो दोस्तों गुप्ता एंड गुप्ता लिखी ही इस तरीके से की है कि उसमें तो पुराने इंजीनियरिंग सर्विसेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कॉपी कर लिया गया है। तो ले दे करके हर चीज की परिकट जो भी कहानी बन रही है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पुराने पेपर से बन रही है। और दोस्तों जो नए आज के जूनियर इंजीनियर के, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स होते हैं, उसमें घूम फिर के वही पुराने इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो है उनकी तैयारी तो करते ही रहिए, लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं दोस्तों उनका रिलेवेंस ये होने वाला है कि आपको कंप्लीटली जो है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हर एक टॉपिक समझ में आता जाएगा और पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर काफी वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको वो जाकर के जरूर देखनी चाहिए। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्यूचर में दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ पोस्ट किया जाएगा जो कि आपके आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन को जो है हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं चूंकि जैसा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील। तो दोस्तों हम इस टॉपिक को लिख लेते हैं कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील। तो आप यहाँ पे देखें कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे अब हम वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए। अब आपको पता होगा हमने माइल्ड स्टील के लिए तो यही कर्व बनाते थे हम बार बार, ठीक है, ये कर्व बनता था माइल्ड स्टील के लिए, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, ठीक है। अब हम जो है ना उसमें थोड़ा सा क्या है कि जैसे जैसे क्या होता है दोस्तों, कार्बन का प्रतिशत बढ़ता जाता है ना, तो होता क्या है, इस माइल्ड स्टील की क्वालिटी जो है ना थोड़ा और बेटर होती जाती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ बेटर होती जाती है दोस्तों। तो क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रेस का लेवल है, स्ट्रेस को सहन करने की जो क्षमता है, जो मेटल की रोड्स बनेगी जो बेटर क्वालिटी की होगी उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता जाएगा, स्ट्रेस को बियर करने की क्षमता भी ज्यादा होती जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन दोस्तों उसकी साथ ही साथ ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज भी बढ़ती जाएगी माइन्यूट लेवल पे, ठीक है। और दोस्तों उसकी जो जितनी प्लास्टिक प्रॉपर्टी दोस्तों माइल्ड स्टील की होती है, ये माइल्ड स्टील का कर्व है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी माइल्ड स्टील की होती है। जो अभी हम बात करेंगे हाई टेंसाइल स्टील की, और जो हम HYSD बार्स की बात करने वाले हैं दोस्तों, उनकी जो है दोस्तों
डक्टाइल प्रॉपर्टी कहो या प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है कम होती है एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब हम देखते हैं ये कर्व कुछ किस तरीके से बनेगा, ये आपको याद भी रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे हम देखते हैं ये कर्व कुछ इस तरीके से होगा कि भाई ये सिग्मा है, इसको कहेंगे हम स्ट्रेस, और ये क्या है एप्सिलॉन है, ये क्या है स्ट्रेन। अब देखो यहाँ पे माइल्ड स्टील का कर्व तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हो गया माइल्ड स्टील का कर्व, ये काम हो गया हमारा माइल्ड स्टील का। लेकिन अगर हम बात करें इसके ऊपर का, जो इससे बेटरमेंट जब हो जाता है माइल्ड स्टील के ऊपर, तो उसके बाद में क्या होगा HYHD बार बन जाएगी वो। ठीक है, HYHD बार का कुछ इस तरीके से कर्व बन जाता है। ठीक है, उसका कर्व कुछ इस तरीके से बन जाता है। और जो हाई टेंसाइल स्टील की बार होती है, हाई टेंसाइल स्टील की बार होती है, उसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये तो किसका कर्व हो गया, ये हो गया माइल्ड स्टील का कर्व हो गया। किसका कर्व हो गया, ये माइल्ड स्टील का कर्व हो गया दोस्तों। और ये क्या हो गया, ये HYSD बार का कर्व हो गया। इसको टॉर स्टील भी कहते हैं दोस्तों, टॉर स्टील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसको। ये जो है कंटिन्यूअस, देखो कोल्ड टेंसाइल ट्विस्टिंग का प्रोसेस होता है, एक कोल्ड ट्विस्टिंग का प्रोसेस होता है दोस्तों। उसके बाद में माइल्ड स्टील का अपग्रेडेशन वर्जन है, मतलब इससे माइल्ड स्टील से बेटर क्वालिटी की ये HYSD बार्स होती है, और HYSD से भी बेटर क्वालिटी की हाई टेंसाइल स्टील बार्स होती है। हाई टेंसाइल स्टील, इसको क्या बोलेंगे, हाई टेंसाइल स्टील की जो है दोस्तों यहाँ पे बार्स होती है। अब देखो ये कैसा है, ये आपको कर्व समझ आ रहा है ना प्रॉपर्ली। अब देखो इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे इसमें देखोगे, इस कर्व को जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका जो फेलियर पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो फेलियर पॉइंट है वो काफी ज्यादा दूर तक है। मतलब इसकी स्ट्रेन लेने की क्षमता बहुत ज्यादा थी माइल्ड स्टील की, जबकि इसकी कम होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, और इसकी जो है दोस्तों और ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है प्लास्टिसिटी का गुण जो है हाई टेंसाइल स्टील का कम होता जा रहा है। हाई टेंसाइल स्टील का प्लास्टिसिटी का गुण जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, जबकि दोस्तों ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी जो है इसकी बढ़ती जाएगी इसके साथ में। इससे क्या होगा ना दोस्तों, स्ट्रेंथ तो बढ़ती जाएगी हाई टेंसाइल स्टील की, लेकिन क्या है इसकी ब्रिटलनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो ब्रिटलनेस। ठीक है, अब ये मत पूछना ब्रिटलनेस क्या होता है, क्योंकि ब्रिटलनेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप जाकर के जो है हमारे चैनल पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट को चेक कर लो, आपको लाइन वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इसकी क्या होती है, हाई ब्रिटलनेस होती है, हाई ब्रिटलनेस होती है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये। अब इसकी क्या होती है, हाई डक्टिलिटी होती है। हाई क्या होती है, डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। और इन भाई साहब की क्या होती है, इनकी लो डक्टिलिटी होती है, लो डक्टिलिटी होती है। अब बात आती है ये HYSD बार्स की, क्या है ये मीडियम लेवल की बार्स होती है दोस्तों। इसका जो है बहुत कम जगह पे जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज होता है। ज्यादातर आप देखोगे जो मार्केट में बार्स अवेलेबल होती है वो हाई टेंसाइल स्टील की बार्स ही होती है। जो टाटा स्टील की, JSW स्टील की जो भी बार्स आपको देखने को मार्केट में मिलेगी वो हाई टेंसाइल स्टील की बार्स ही होती है, और उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब देखो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये लोग करते क्या है, देखो करते ये है कि कार्बन का प्रतिशत, कार्बन जो है कार्बन का प्रतिशत जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, कार्बन जो है ज्यादा होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एक और पॉइंट की, यहाँ पे हाई कार्बन होता है। क्या होता है, हाई कार्बन होता है।
जबकि यहाँ पे अगर कहें तो यहाँ पे लो कार्बन होता है, लो कार्बन होता है, कार्बन नहीं ऐड किया जाता है दोस्तों, तो बहुत लो कार्बन होता है इसमें माइल्ड स्टील में, जबकि इनमें कार्बन का प्रतिशत बढ़ा करके जो है दोस्तों हाई टेंसाइल स्टील की बार्स तैयार की जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई किस तरीके से जो है माइल्ड स्टील HYLD बार्स और SPS जो हाई टेंसाइल स्टील की बार्स है उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होता है। कल को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका सोल्व हो जाएगा इस डायग्राम से मोटा मोटी तौर पे। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ कि भाई जो नोट पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स है, स्टार पॉइंट्स आप देख लो। वो ये है कि ये जितनी भी ग्रेड ऑफ स्टील्स हैं, ये जितनी भी ग्रेड की स्टील्स हैं दोस्तों, उनका जो यंग्स मॉड्यूलस है, इक्वल यंग्स मॉड्यूलस होता है यहाँ पे, इक्वल यंग्स मॉड्यूलस इक्वल यंग्स मॉड्यूलस होता है फॉर ऑल स्टील बार्स, ठीक है, बार्स। ठीक है, तो बात समझ आ रही है आपको? सभी स्टील के बार्स के लिए यंग्स मॉड्यूलस जो है दोस्तों वो इक्वल ही होता है, इक्वल यंग्स मॉड्यूलस फॉर ऑल स्टील बार्स। ठीक है, या ऑल ग्रेड्स लिखना चाहिए इसको, ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील बार्स, जितनी भी ग्रेड की स्टील बार्स होती है सभी का यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, इक्वल ही होता है। ठीक है, अब माइल्ड स्टील जो होती है, एक और पॉइंट लिख लेता हूँ जो मैंने अभी बता दिया कि माइल्ड स्टील जो है, माइल्ड स्टील इज मोस्ट डक्टाइल, माइल्ड स्टील इज मोस्ट डक्टाइल। ठीक है, माइल्ड स्टील क्या होती है, मोस्ट डक्टाइल होती है, सबसे ज्यादा डक्टाइल माइल्ड स्टील होती है इन सब में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ऑप्शन में। ठीक है, जेईई टाइप के पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे हाई टेंशन स्टील इज लीस्ट डक्टाइल विच इज ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई हाई टेंसाइल स्टील is least ductile which is brittle in nature। ठीक है, जो कि जिसका नेचर क्या होता है, ब्रिटल होता है, विच इज ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, तो बात आपको समझ आ रही है कि हाई टेंसाइल स्टील इज लीस्ट डक्टाइल विच इज ब्रिटल इन नेचर, और माइल्ड स्टील इज मोस्ट डक्टाइल होगी। ठीक है, ये सारी बात मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी समझा दी है। इसके अलावा अगर देखें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, तो यहाँ पे जो फ्रैक्चर स्ट्रेन जो होता है डिक्रीज होता जाता है। ये फ्रैक्चर स्ट्रेन था वो भी डिक्रीज होता जाता है यहाँ पे। ये यहाँ पे माइल्ड स्टील के केस में जितना फ्रैक्चर स्ट्रेन था वो डिक्रीज होते होते हाई टेंसाइल स्टील के केस में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक का नोट डाउन कर लेना चाहिए आपको वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में मैं अभी ये एक पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ज्यादा बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको और फाइनलाइज करिए। ठीक है, आप देखो ये भी काफी काम का पॉइंट है कि भाई जो यहाँ पे जो है जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है, क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेन डिक्रीजेस with the increase
इंक्रीज, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं हम, विद द इंक्रीज इन परसेंटेज कार्बन। तो बहुत क्लियर कट बात कही है ये कि फ्रैक्चर स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन परसेंटेज कार्बन। अब चूंकि माइल्ड स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो है बढ़ा दिया जाता है, तो ये टॉर स्टील बन जाती है, और ज्यादा कार्बन का प्रतिशत बढ़ा देते हैं तो हाई टेंसाइल स्टील हो जाती है। अब देखो उसके बाद में क्या होता है कि फ्रैक्चर स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाता है। ये फ्रैक्चर स्ट्रेन ये था, ये फ्रैक्चर स्ट्रेन होगा, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे कनेक्ट करोगे तो ये स्ट्रेन होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा डॉटेड बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये फ्रैक्चर स्ट्रेन है, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये पोजीशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रैक्चर स्ट्रेन बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो वो डिक्रीज होता जा रहा है विद द इंक्रीज इन परसेंटेज कार्बन, ठीक है। तो ये बात कही गई है। वेयर एज अल्टीमेट स्ट्रेस एंड द यील्ड स्ट्रेस इंक्रीजेस, ये बात भी लिख लो आप, ठीक है। वेयर एज अल्टीमेट स्ट्रेस एंड यील्ड स्ट्रेस increases with increase in percentage कार्बन। तो ये एक पॉइंट था जो अब तक मेरे से मिस रह गया था, उसमें यही बात कही गई है कि भाई ये अल्टीमेट जो स्ट्रेस होता है, ये होता है ना अल्टीमेट स्ट्रेस, ये तो बढ़ता जा रहा है, इसका ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है और यील्ड स्ट्रेस जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है साथ ही साथ। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस यहाँ था, यहाँ पे थोड़ा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और घटता क्या जा रहा है, जो यहाँ पे ये फ्रैक्चर का पॉइंट था वो जो है फ्रैक्चर पॉइंट शिफ्ट होता जा रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम तो आपको घुमाने के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो आपको जो है ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पिक्चर कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर कैसे करना है, ठीक है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला भी पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें ये पॉइंट बताया गया है कि भाई इंक्रीज इन टेम्परेचर विद, ये देखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर में जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो यील्ड पॉइंट जो है, यील्ड पॉइंट इज लोवर्ड, यील्ड पॉइंट इज लोवर्ड। जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर यील्ड पॉइंट, वैसे वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा ना, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे यील्ड पॉइंट जो है लोअर होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई केस में टेम्परेचर का इफेक्ट तो दिखाया नहीं, लेकिन ये कॉमन सेंस वाली भी बात है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मेटल के अंदर वीकनेस आती जाएगी, तो जो उसकी यील्डिंग की क्षमता थी ना वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो वो यील्ड पॉइंट भी नीचे गिरने लग जाएगा, यहाँ पे नीचे होने लग जाएगा। तो क्या है कि ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो कर्व है झुकने लग जाएगा नीचे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए कि भाई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यील्ड पॉइंट में गिरावट होगी, ठीक है।
तो दोस्तों इस वीडियो में जो है ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको कवर किया। एक छोटा सा मिनिमल सा पॉइंट है दोस्तों, उसको भी मैं कवर कर देता हूँ। और ये पॉइंट जो है मैंने अब तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील तो कवर कर दिया है। यहाँ पे आपको जितनी भी ग्रेड की स्टील है, ठीक है, माइल्ड स्टील हो, HYSD वार्स हो, टोर स्टील बोलते हैं इसको, और हाई टेंसाइल स्टील हो, ठीक है, इन सबको मैंने कवर कर दिया है। अब जो है दोस्तों आपके सामने जो आइडियलाइज कर्व होना चाहिए ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, वो मैंने अभी तक नहीं बताया कि एक आइडियल टाइप की सिचुएशन अगर हो माइल्ड स्टील की, तो वो आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनना चाहिए, उसको मैं एक नए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर ड्रॉ करके बताता हूं आपको, ठीक है। तो वो छोटा सा टॉपिक है, वो भी इसी में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइडियलाइज बोलते हैं इसको, आइडियलाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि आइडियल सिचुएशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील क्या होना चाहिए वो बताया जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन, ठीक है। तो आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगा, आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील जो है बहुत सिंपल सा है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन हमने क्या बनाया, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में कुछ नहीं है, बस ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाती है और ये सीधी पैरेलल लाइन हो जाती है। बस ये जो सिचुएशन है ना, इसी को कहते हैं आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, क्योंकि क्या है इसमें एक यील्ड पॉइंट के बाद में एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के ऊपर कंटिन्यूअस जो है स्ट्रेन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है माइल्ड स्टील का। अब देखो इसको जो है बाइलीनियर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, बाइलीनियर भी बोला जाता है, बाइलीनियर कर्व भी कहा जाता है इसको, बाइलीनियर कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। कल को इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में बाइलीनियर टर्म यूज हो जाए ना माइल्ड स्टील के लिए, तो इस कर्व को सेलेक्ट कर देना, क्योंकि ये दोनों लीनियर लाइंस है। ये क्या है, लाइन सीधी खींची गई है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इनको लीनियर लाइन कहा जाता है, तो इसलिए ये बाइलीनियर कर्व हो गया है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे इसको हम डिनोट कर देते हैं O से, इसको B से और इसको C से। अब इसमें A पॉइंट तो गायब ही हो गया जो अपन ने पढ़ा था, वो जब हम कंप्लीटली माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे थे, ठीक है, तो उसमें A पॉइंट तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का था, ये प्रोपोर्शनल लिमिट का पॉइंट था, और B पॉइंट इलास्टिसिटी का पॉइंट था, ठीक है, इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं B को, ठीक है। और C पे जाके तो फेलियर ही होनी है यहाँ पे, ठीक है, तो ज्यादा बहुत लंबा कर्व गया नहीं है ये, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो है जो स्ट्रेन बनेगा वो बनेगा एप्सिलॉन y, ठीक है, और ओ बी को हम क्या कहेंगे, ओ बी को कहेंगे हम लीनियर इलास्टिक रीजन, क्या कहेंगे, लीनियर इलास्टिक रीजन कहेंगे हम, लीनियर इलास्टिक रीजन। और इसके अलावा अगर हम BC की बात करें तो BC को हम कहेंगे प्लास्टिक रीजन, क्या कहेंगे हम, प्लास्टिक रीजन कहेंगे दोस्तों, प्लास्टिक रीजन कहेंगे। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, BC बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से प्लास्टिक जोन स्टार्ट हो जाता है, तो प्लास्टिक रीजन कहेंगे इस BC को। और OB को क्या कहेंगे, यहाँ पे लीनियर इलास्टिक रीजन कहेंगे, बिल्कुल लीनियरली जा रहा है, इलास्टिक जोन है ये पूरा का पूरा, तो लीनियर हो गया, इलास्टिक हो गया, रीजन हो गया, और ये प्लास्टिक रीजन हो गया, ठीक है, ये प्लास्टिक रीजन हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको
दोनों इम्पोर्टेंट बातें थी जो कवर हो गई यहाँ पे। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने बातें बताई दोस्तों, वो पहली तो मैंने बताई कि डिफरेंट जो ग्रेड ऑफ स्टील है उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होना चाहिए। और दोस्तों दूसरी चीज बताई कि आइडियलाइज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्या होता है, इतना पता होना चाहिए। कल को किसी अगर पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको इसका जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनको जाके चेकआउट करें। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल के साथ विशेष तौर से जुड़े दोस्तों। ये सब इनिशिएटिव आपके लिए भविष्य में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर सारी वीडियोस जो है पूरे प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ में डिटेल्ड वे में जो है भविष्य में लेकर के आए, ताकि आपको और कई लोगों को जो है बेनिफिट मिले। दूसरों तक बेनिफिट पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। और आपके मन में जो भी क्वेरीज हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के बारे में बताएं, और वीडियो पसंद नहीं आई हो तो क्या कमियां रह गई हैं उसके बारे में बताएं। लेकिन हमारे हर वीडियो के नीचे कोई ना कोई कमेंट जरूर करा करे, ताकि हमको पता चले कि लोग कितने अवेयर हैं और कितने जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो दोस्तों उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।